हेलो बच्चों। तो आज एक नई क्लास में एक नया टॉपिक हम लेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स। तो टॉपिक है आपका गॉस नियम। गॉस नियम। तो गॉस नियम जो क्या है, ये कहां पे लागू होता है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाउस नियम जो होता है मेनली किस लिए यूज होता है? गाउस नियम का यूज होता है मेनली कि कोई भी आपका एक क्लोज सिस्टम है और इस क्लोज सिस्टम यानी कि बंद सतह के अंदर कितना आपका चार्ज अवेलेबल है। अगर चार्ज अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो गाउस नियम होता है किसी भी बंद सतह से या क्लोज सिस्टम में से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है कि फ्लक्स उसमें से कितना क्रिएट होगा। ओके, तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ओके, तो फाई तो हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है गाउस नियम का कि टोटल चार्ज आपका कितना है सरफेस पे, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी आपका एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि फ्लक्स हमेशा किस में से कैलकुलेट कर सकते हैं हम? एक बंद सतह में सा बंद सतह होनी चाहिए। कहने का मतलब कि इसमें अगर टोटल चार्ज अवेलेबल है तो इसका मतलब उसमें से क्या निकलेंगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाउस ने इसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया कि भाई इसका जो फ्लक्स होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई ना कोई चार्ज होगा। और पूरा ये जो सिस्टम होता है वो कहां पे उपलब्ध है? फ्री स्पेस में, यानी कि निर्वात या वैक्यूम में। तो टोटल चार्ज और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, इन दोनों का जो रेशो होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात है, ठीक है, वो किसको व्यक्त करेगा? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बेटा, अब एक तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी फ्लक्स की, और एक हमने फ्लक्स पढ़ी थी इंटेंसिटी की फॉर्म में, इस तरीके से ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो ये भी आपका एक फ्लक्स का इक्वेशन था, फ्लक्स का ही था ना। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम एक कॉमन इक्वेशन निकालें तो हमारी जो फ्लक्स की इक्वेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी? ई वेक्टर, या फिर सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आप इस इक्वेशन का यूज करके कि कोई भी आपका क्लोज सिस्टम है उसमें से किसी पॉइंट पर, यानी कि आर डिस्टेंस का अगर कोई बिंदु आपका उपलब्ध है तो ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हमने ये इक्वेशन हमने पढ़ ली, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके गाउस के नियम। गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उन जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब में ये इक्वेशन आपकी कहीं ना कहीं काम में आएगी। तो जैसे पहली आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ध्यान से देखें। पहला है फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस भी बोलते हैं इसको, नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग क्या है? फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये इसका टॉपिक है कि तीव्रता कितनी होगी। अनंत रेखीय का मतलब क्या हुआ? अनंत रेखीय का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेखीय का मतलब हो गया लेंथ। चार्ज वायर है कोई, ठीक है ना, और इस चार्ज वायर के कारण हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। तो इसको हम कैसे करेंगे? सपोज कोई आपका एक लंबा वायर है, ठीक है, और उस वायर का एक छोटा पार्ट हम ले लेते हैं और उसकी लेंथ ले लेते हैं एल। सपोज ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी एल। अब इस टोटल वायर एल पे हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश। तो ये आवेश इसकी पूरी सरफेस पे यानी ऊपर की तरफ कैसे हो जाएगा? सतत रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से। कैसे हो जाएगा? ये एक समान रूप से वितरित हो गया। अब टोटल लेंथ पे तो आपका चार्ज कितना है? क्यू। तो हम क्या करेंगे? पूरी लेंथ को छोटे छोटे यूनिट लेंथ यानी कि अल्पांश लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो माना इसकी यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई है, ये वाली डीएल। ये कौन सी लंबाई हो गई? डीएल। अब डीएल पे आपका कौन सा चार्ज होगा? डीक्यू, क्योंकि एल लेंथ पे आपका क्यू चार्ज है। डीएल पे कौन सा हो जाएगा? डीक्यू। इस डीएल से सपोज आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी अवेलेबल है। कौन सा पॉइंट है? पी, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमने जो नियम पढ़ा है गाउस का नियम, उसमें क्या होता है? बंद सतह होनी चाहिए, लेकिन ये तो ओपन सतह है, ठीक है ना। अब ओपन सतह अगर है, ओपन सरफेस है, तो वहां पे गाउस का नियम अप्लाई हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। एक सतह की हम कल्पना करते हैं कि इसकी लंबाई का दो अनुदेश इस तरीके से एक बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो, जिसका ऐसी सतह की हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि भाई इसको हमने एक पी बिंदु को कहां पर रख दिया? पी बिंदु को एक गाउसीय सरफेस में रख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? गाउसीय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। अब इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है? इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, प्लस चार्ज से हमेशा इंटेंसिटी कहां होती है? आउटर साइड होती है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो हो गई इधर, सब तरफ से, ठीक है। इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर कर लेते हैं, इधर सेम वही हो जाएगा। तो देखिए, अब हमने क्या किया कि होल वायर के कारण, यानी टोटल जो इसकी लेंथ है ये वाली, इसके कारण कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे गाउसीय सरफेस को, गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखो, एक तो ये भाग हो गया, ये हो गया आपका डीएस, ठीक है। इसको नाम दे दो जैसे S1। क्या नाम दे दिया? S1। अब E और DS की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इंटेंसिटी इधर है, ये वाला जो एरिया वो ऊपर की तरफ है, ये हो गया DS। इंटेंसिटी इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90। इसको नाम दे दो S2। क्या नाम दे दें? S2। इंटेंसिटी इधर है, सेम डायरेक्शन, ये वाला एरिया किधर है? नीचे की तरफ, तो इस एरिया को नाम दे दो S3। क्या नाम दे दिया? S3। और यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये आपका DS हो जाएगा, छोटा एरिया। तो इस पूरे होल स्ट्रक्चर को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, S1, S2 और S3 में। अब जो हमने गाउस का नियम इक्वेशन पढ़ा हुआ है, उस इक्वेशन को हम यहां यूज करेंगे। यहां लिखेंगे गाउस नियम से, गाउस नियम से। तो इक्वेशन हमारी क्या बेटा? हमारी इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आई थी हमारी, ये आई थी ना। अब इसको होल सरफेस को, यहां पे पूरी सरफेस तो S है,
इसको 3 भागों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां से एक S1 एरिया बन गया EDS cos थीटा, प्लस एक हो गया S2 EDS cos थीटा, एक हो गया S3 EDS cos थीटा, और इक्वल में क्या है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 S2 और S3 टोटल होल एरिया कितना है S, पूरा सरफेस, और टोटल सरफेस को हमने क्या किया S1 S2 S3 में क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, वियोजित कर दिया। अब जितने यहाँ पे एंगल बने हुए हैं S1 S2 S3 उन एंगल की वैल्यू को आप यहां शिफ्ट करो। तो देखो S1 में कितना है थीटा 0, S2 में कितना है 90, S3 में कितना है 90 है ना, तो इनको रख दें तो ये हो जाएगा आपका EDS cos 0, सेकंड में EDS cos 90, थर्ड में EDS cos 90, और यहां कितना हो गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना ही बन गया ना, मान रख दिए हमने एंगल के। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, कितनी होगी 0। तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट बचा इसको सॉल्व करने का, तो ये बचेगा EDS और 0 की वैल्यू 1, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये वाला एरिया बचेगा जिधर हमें इंटेंसिटी चाहिए। S बने ना, तो इंटेंसिटी हमें P पॉइंट पे तो चाहिए थी, यानी कि इधर निकालनी थी हमें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 0 हो गया, cos 90 0 cos 90 0, तो इधर ही हमें चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है बेटा, अब E कांस्टेंट है, E को बाहर ले लो, तो ये वाला जो बचा ये बचा ds बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q, क्योंकि टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, तो यहां लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लिया। अब देखो बेलनाकार स्ट्रक्चर है, तो बेलन का सरफेस चार्ज एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ds का इंटीग्रेशन करेंगे s आएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, ds का इंटीग्रेशन किया s आ गया, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ds का इंटीग्रेशन किया s आया, और s का मतलब कितना हो गया 2 पाई आर एच, h की जगह में क्या ले लूं यहाँ पे l, क्योंकि लेंथ लिया ना मैंने l, तो इसको यहां लिखें तो E इंटू 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन आई। अब देखो Q का मतलब क्या, अब देखो आपने पढ़ाया सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण घनत्व पढ़ाया आपने लास्ट वीडियो में, तो उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्बडा बराबर क्या होता है Q अपॉन एल, तो यहां से Q की वैल्यू अगर निकालें तो ये कितनी होगी लैम्बडा है, इतनी होगी नहीं होगी, ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई लैम्बडा है। अब इस Q की वैल्यू को यहां शिफ्ट करो, ये कितना हो गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी आई ना। और देखो L से तो L कट गया, L से L क्या कट गया, तो इसमें क्या बचा E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 पाई आर को नीचे ले जाओ, जब 2 पाई आर को आप नीचे ले जाओगे तो आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं, तो आइए, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे इसके आगे तो यहां से मैं कर रहा हूं, तो E की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर को मैं नीचे ले गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेन इक्वेशन इसकी ये आती है, इंटेंसिटी इतनी आएगी रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। अगर मैं इसको K के पदों में याद करना चाहूं तो कैसे होगा, 2 का गुणा ऊपर करो और 2 से नीचे क्या कर दो, नीचे भी कर दो, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन, और 2 दूनी ये कितना हो गया 4, 4 पाई को मैं कैसे ले सकता हूं इंटू आर,
देख सकता हूं ना, 2 का गुणा करने पे ये कॉम्बिनेशन बन गया। या अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, के बराबर। तो ये हो जाएगा साथ में 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो इंटेंसिटी की इक्वेशन हमारी इतनी ही आएगी, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है किसकी आई है, अनंत रेखीय आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, सिंपली हमें एक गाउसियन सरफेस पता होना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, तो 2 तरीके के आपके गाउसियन पृष्ठ इसमें काम आने वाले हैं, एक तो बेलनाकार और एक होता है गोलीय गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन में तो हम गोलीय गाउसियन पृष्ठ का यूज करेंगे और आगे एक एप्लीकेशन आएगी उसमें हम क्या करेंगे, गोलीय गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ को यूज करने का एक पर्पज है कि जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ओके, उस पॉइंट को क्लोज सिस्टम के अंदर बंद करना है। तो ये मतलब होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया ना। अब ई और आर में अगर हम रिलेशन निकालें तो ई का जो मान है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर। तो क्या होगा, आर बढ़ाने पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन इसमें निकाला, यहाँ पे ग्राफ ऐसे आएगा इसका, ये ई है इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका पहला एप्लीकेशन है उसका, गाउस नियम का। आगे की वीडियो में हम आगे के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।